हेलो दोस्तों, AR डिजिटल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। आप देख रहे हैं AR डिजिटल। दोस्तों, CTET दिसंबर 2022 के लिए उर्दू का ये पहला क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे जबान की महारतें, जबान की तारीफ, जबान की मुश्किलात और गलतियां, और हम लोग पढ़ेंगे कुछ मारूजी सवालात। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। बिल्कुल आसान जबान और आसान तरीकों से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, CTET 2022 के लिए ये CTET उर्दू पेडागोजी की आज पहली क्लास है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जबान की तारीफ। जबान की तारीफ क्या है? बोलने, बात करने, अपने एहसासात और जज्बातों ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सूती व लफ्जी वसीले को जबान कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जबान किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि बोलने, बात करने, अपने एहसासात और जज्बातों ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सूती व लफ्जी वसीले को जबान कहते हैं। आप इतना भी बोल सकते हैं कि अपने ख्यालात व जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के सूती व लफ्जी वसीले को जबान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदा ने इंसान को नुत्क की सलाहियत दी है। नुत्क का मतलब होता है बोलना, बात करना। खुदा ने इंसान को नुत्क यानी बात करने की सलाहियत दी है। नुत्क की तरसील का वसीला लफ्ज होता है जो आवाज या आवाजों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम हुरूफ कहते हैं, जिनके मजमुए से काबिले समात कलाम बनता है। यही कलाम जब इमला की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो तहरीर कहलाता है। कलाम के जरिए इंसान की फिक्र, ख्यालात, एहसासात व जज्बात का इजहार होता है। इसलिए इंसान दीगर जानदारों के मुकाबले में हैवाने नातिक कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया है कि इंसान दीगर जानदारों के मुकाबले में क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हैवाने नातिक यानी बात करने वाला। तो ये हो गया आपको जबान की तारीफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर जबान की 4 बुनियादी महारतें होती है। जबान की कितनी बुनियादी महारतें होती हैं? तो 4। नंबर 1 में है सुनना यानी सिमात। नंबर 2 बोलना यानी ज़बाने इजहार। नंबर 3 में है पढ़ना यानी खानदगी। नंबर 4 में है लिखना यानी तहरीर। तो अब याद रखिए कि जबान की 4 बुनियादी महारतें हैं। क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये चारों के बारे में हम बात करेंगे कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें तहसीली महारत कहते हैं। तहसील का मतलब होता हासिल करना। किसको? सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्याल से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तहसीली महारत। अब बात करते हैं बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए इन्हें तामीरी महारत कहते हैं। और इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। किसको? बोलने और लिखने को। बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए आप कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक किससे है? तहसीली महारत। ये सब टैग वर्ड है, इसको आपको जहन में रखना है। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक किससे है? तामीरी महारत या तख्लीकी महारत। इस वर्ड को आपको याद रखना है। अब चलते हैं, कुछ और बात बताते हैं। नंबर 1 समात, सुनने के बारे में है कि जबान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सिमात को ही माना जाता है। बोलने की सलाहियत सुनने की सलाहियत पर मुनहसिर है। सबसे पहले बच्चा पैदाइश के बाद माँ की जबान सुनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो किसकी बात सुनता है? सबसे पहले अपनी माँ की बात सुनता है, अपनी माँ की जबान सुनता है। इसी वजह से बुनियादी जबान को मादरी जबान कहते हैं। बुनियादी जबान को मादरी जबान किस लिए कहते हैं? कि बच्चा जब सबसे पहले पैदा होता है तो वो अपनी माँ की जबान सुनता है, और इसी वजह से माँ की जबान मादरी जबान कहलाती है। इसीलिए उस्ताद को चाहिए कि सही सुनने और सही बोलने की तरबियत दी जाए। दूसरे नंबर पे है बोलना यानी ज़बाने इजहार। बच्चा अपने माहौल की जबान सीखता है। किसकी? माहौल की जबान। इसके लिए कोई कायदा या उसूल मुकर्रर नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने माहौल की
की जबान सीखेगा, उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में, उसके घर में जो भी जबान है, जो जिस तरीके से बोली जाएगी और वो बच्चा अगर उसको सुनेगा, ऑटोमेटिक वो बच्चा उस जबान को उसी तरीके से बोलने लगेगा और वो फिर उस जबान को सीख जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए कोई कायदा या उसूल मुकर्रर नहीं है। बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो उसको बोलना तो आता है, लेकिन उस स्कूल का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया होता है। इस वजह से वो फितरी तौर पर झिझक महसूस करता है और वो जो जबान बोलता है वो अपने माहौल की गैर अदबी जबान होती है और स्कूल में बोली जाने वाली जबान अदबी और मेयारी होती है। उस्ताद इस बात का ख्याल रखे कि तलफ्फुज की अदायगी दुरुस्त हो। उस्ताद को किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा अपने माहौल की जो जबान बोल रहा है, जो सीख लिया है, उसका एक तो कायदा या उसूल नहीं होता है, मुकर्रर नहीं है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में नया नया आता है तो वो झिझक महसूस और करता है, डर और खौफ महसूस करता है। तो उस्ताद को ये चाहिए कि बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ्फुज है, जो अदायगी है, वो दुरुस्त है। अब बात करते हैं पढ़ना यानी खानदगी। उर्दू पढ़ना सिखाना एक मुश्किल काम है। आमतौर पर इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि उर्दू का रस्मुल खत नाकिस है, यानी अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि छोटे बच्चों की ज़हनी क़ुवा कमजोर होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना सिखाने में दुश्वारी पेश आती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मश्क और तकरार से बड़ों की तरह अल्फाज का तलफ्फुज अदा करने लगते हैं और वो सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की सलाहियत बदरजा अतम मौजूद होती है। नंबर 4, लिखना यानी तहरीर। लिखना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, क्योंकि अगर लिखा न जाए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर पढ़ना हो तो लिखा हुआ होना जरूरी है। तो लिखना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। ये लिखने का अमल इक्तिसाबी है, अपने ख्यालात और जज्बात को रस्मुल खत के जरिए जाहिर करना या तहरीर लिखना, रस्मुल खत के जरिए जाहिर करना तहरीर या लिखना कहलाता है। अपने ख्यालात और जज्बात को जब रस्मुल खत के जरिए जाहिर करेंगे आप, तो ये तहरीर या लिखना कहलाएगा। दोस्तों, CTET उर्दू की हमारे चैनल पर ये पहली क्लास है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दोस्तों, CTET पास करना बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। बस आपको सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। और दोस्तों, एक बात यहाँ पे और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये नोट्स फ्री में दूंगा और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, या नहीं तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उससे शामिल हो जाए। जबान की मुश्किलात और गलतियाँ। जबान की मुश्किलात और गलतियाँ जो है, इसकी 7 किस्में हैं। मुकम्मल कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। मगर CTET में अब तक सिर्फ 3 किस्में ही पूछी जाती रही हैं, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक पढ़ने, लिखने और हिसाब से है, इसीलिए सिर्फ ये तीनों ही पूछे जाते रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम ज्यादा कीमती है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सिर्फ उन चीजों को, उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने लाऊं जो पूछे जाते हैं। ये नहीं कि जो नहीं भी पूछे जाते हैं मैं पूरा ला के अपनी वीडियो में भर दूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट होता रहे। और बहुत सारे लोग कर देते हैं ऐसा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपको उन सारी चीजों को पढ़ाऊं जो पूछे ही न जाए। बिल्कुल जो CTET का सिलेबस है, जो पूछा जाता है, बिल्कुल मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। तो ये 3 पूछे जाते हैं। एक है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। मैं तो बोलूंगा कि आप, अगर आपके पास नोटबुक है या पेन पेंसिल लेके अगर आप बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, डिसग्राफिया या अग्राफिया, ये तीनों को आप नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उर्दू पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी दोनों में पूछे जाते हैं आपको, इसलिए आप इन तीनों को जरूर नोट डाउन कर लें और जो है इसको अपने जहन में बैठा लें। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया का ताल्लुक पढ़ने यानी खानदगी से है। इसमें बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है। किसमें? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है। ध्यान में रखिएगा, बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है। डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया का ताल्लुक हिसाब से है। इसमें बच्चों को इल्मे रियाजी के सवालात में मुश्किल होता है। किसमें? इल्मे रियाजी यानी हिसाब के सवालात में मुश्किल होता है डिसकैलकुलिया में। अब डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया या अग्राफिया का ताल्लुक लिखने से है।
इसमें बच्चों को लिखने में दुश्वारी पेश आती है। डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने में दुश्वारी आती है। एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से इसको समझने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कि डिसकैलकुलिया को समझिए। डिसकैलकुलिया को कैलकुलेटर से क्या करते हैं आप, हिसाब करते हैं। हिसाब करते हैं नहीं करते हैं, हिसाब करते हैं कैलकुलेटर से। तो डिसकैलकुलिया का ताल्लुक बिल्कुल हिसाब से है, देख लीजिए आप। और अब हो गया डिसकैलकुलिया को आप समझ गए। अब डिस्ग्राफिया में आते हैं। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने नाम सुना होगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का ताल्लुक किससे है, लिखने से है, लिखने से। तो डिस्ग्राफिया जब आ जाए तो आप समझिए कि ये लिखने से ताल्लुक रखता है। इसमें बच्चों को लिखने में दुश्वारी होती है। अगर किसी बच्चे को लिखने में दुश्वारी है तो वो डिस्ग्राफिया या अग्राफिया कहलाएगा। अब रह गया एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो एलेक्सिया या डिसलेक्सिया पढ़ने के मुताल्लिक हो जाएगा। जब आप ये दोनों को आसानी से समझ जाएंगे कि डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर हिसाब से इसका ताल्लुक है, तो ये निकल गया। फिर अब डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब लिखने से है, तो ये डिस्ग्राफिया भी निकल गया। बच गया एलेक्सिया। अब इसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने से है। तो इन तीनों को आपको नोट कर लेना है और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपने जहन में इसको अच्छी तरीके से बैठा लें। 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक का आपको इससे सवाल आ सकता है। हिंदी में भी, हिंदी पेडागोजी और उर्दू पेडागोजी दोनों में इसका आपको क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं, या मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप उससे भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग बोर ना हो इसके लिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं सीटीएट पास कर पाऊंगा या नहीं। ये शेर तो पुराना है लेकिन शायद अंदाज नया है। मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप मुसाफिर हैं, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह आपकी मंजिल जल्द आएगी और बहुत करीब है ये। दोस्तों कुछ मारूजी सवालात हैं जो पूछे गए हैं, उसी को मैं लेकर आया हूँ। ये सवालात बिल्कुल सीटीएट सिलेबस के हिसाब से पूछा गया सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं। सीटीएट में सवाल नंबर 1 है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। वो बोली जो इंसान के मुंह से निकले उसे क्या कहते हैं? ए में है हरफ, बी में है जुमला, सी में है लफ्ज और डी में है तलफ्फुज। वो बोली जो इंसान के मुंह से निकले उसे क्या कहते हैं? दोस्तों वो बोली जो इंसान के मुंह से निकले उसे लफ्ज कहते हैं। दूसरा सवाल है कि बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी हो तो उसे क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया था कि एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या अग्राफिया। तो पहला, बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी हो तो उसको क्या कहेंगे? ए में है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, बी में है डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, सी में है डिस्ग्राफिया या अग्राफिया या डी में है इनमें से सभी। दोस्तों पढ़ने में अगर दुश्वारी है बच्चों को तो ये एलेक्सिया होगा। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, बच्चे को लिखने में दुश्वारी हो तो इसको क्या कहेंगे? ए में है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, बी में है डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, सी में है डिस्ग्राफिया या अग्राफिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। लिखने में अगर दुश्वारी है बच्चों को तो ये ग्राफिक है, ये डिजाइनिंग है, तो ये लिखने से है। तो बच्चे को लिखने में जब दुश्वारी होगी तो ये डिस्ग्राफिया होगा और आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, बच्चे को हिसाब में दुश्वारी हो तो इसको क्या कहेंगे? ए में है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, बी में है डिसअफेजिया, सी में है डिस्ग्राफिया या अग्राफिया और डी में है डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया। दोस्तों मैंने बताया था कि हिसाब में बच्चों को जब दुश्वारी हो तो वो कैलकुलेटर में आता है। हिसाब आप किस में करते हैं? कैलकुलेटर में। तो ये डिसकैलकुलिया में आ जाएगा, डिसकैलकुलिया की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही, डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, इंसान दीगर जानदारों के मुकाबले में क्या कहलाता है? ए में है हैवान, बी में है हैवान नातिक, सी में है जानदार और डी में है इनमें से सभी। इंसान, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इंसान को, तो इसलिए मैं अभी पढ़ाया हूं आपको कि इंसान दीगर जानदारों के मुकाबले में क्या कहलाता है? हैवाने नातिक कहलाता है। इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, तस्वीर की जमा क्या है? ए में है तस्वीरों, बी में है तस्वुरातों, सी में है तस्वीरात, डी में है तस्वीर। तस्वीर की जमा क्या होगी?
दोस्तों तस्वीर, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक तरीक़ा है। फिर से सुनिए सवाल को, ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक तरीक़ा है। कैसा तरीक़ा है? ए में है सूती तरीक़ा, बी में है कुल ज़बान का तरीक़ा, और सी में है जुज़्व ज़बान का तरीक़ा, और डी में है रास्त तरीक़ा। सोच के आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये इसका आंसर होगा सूती तरीक़ा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि ज़मीन की मुतज़ाद क्या है? ज़मीन की मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद का मतलब आप समझते हैं ना, उल्टा। जैसे मिसाल के तौर पर दिन रात है ना, ठंडी गर्मी, आग पानी, तो ये मुतज़ाद हुआ, उल्टा। याद रखिएगा मुतज़ाद। ए में है फर्श, बी में है कायनात, सी में है अर्ज़, और डी में है आसमान। आपको किसकी मुतज़ाद पूछा जा रहा है? ज़मीन की मुतज़ाद, या ज़मीन का मुतज़ाद होना चाहिए। टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गया। ज़मीन का मुतज़ाद क्या होना चाहिए? तो आसमान होना चाहिए। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनअक्स करता है? चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनअक्स करता है? ए में है आईने की तरह, बी में है हीरे की तरह, सी में है सोने की तरह, डी में है शीशे की तरह। तो चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनअक्स करता है? आईने की तरह। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में है, कहानी को बतौर तदरीसियाती आलय कार इस्तेमाल किया जाता है। ए में है बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए, बी में है ज़बानों अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, सी में है क्लास में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए, डी में है सुनने की सरगर्मियों में बच्चों को शामिल करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोच के बोलिए। कहानी को बतौर तदरीसियाती आलयकार इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही आंसर जवाब बी है। ज़बानों अदब की महारतों को फरोग देने के लिए बतौर तदरीसियाती आलयकार इस्तेमाल किया जाता है। ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सरकारी रिजल्ट के मुताबिक इसका आंसर ये सही है बी। सवाल नंबर 11 है, नुकसान की जमा क्या है? नुकसान की जमा, ए में है नुकसानात, बी में है नुकसानात हैं, सी में है नुक्स, और डी में है मुफीद। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नुकसान की जमा है नुकसानात। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको सोच समझ के जवाब देना है। थोड़ा आप अपना टाइम लें, लेकिन सोच समझ के जवाब दें। सवाल नंबर 12 है, खास का मुतज़ाद यानी उल्टा, खास का मुतज़ाद क्या है? ए में है अहम, बी में है ज़रूरी, और सी में है खुसूसी, और डी में है आम। तो खास का जो मुतज़ाद है वो है आम। आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे पर मबनी होता है? लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे पर? सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे पर मबनी होता है? ए में है लिखने की महारत, बी में है लफ्ज़ियात, सी में है अदबी माने, और डी में है सुनने की महारत। दोस्तों जब लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा बनेगा तो उसमें लफ्ज़ियात का जब आप इजाफा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लफ्ज़ी मुअम्मा, लफ्ज़ियात। इसका यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 14, दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? सवाल नंबर 14 को ध्यान से देखिए। दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? ए में है ज़बान से, बी में है दुरुस्तगी और रफ्तार से, सी में है रफ्तार और तलफ़ुज़, और डी में है रवानी और दुरुस्तगी। सवाल एक बार फिर गौर से पढ़िए। दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, ज़बान से। ये सारे के सारे सवालात CTET में पूछे गए हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हैं। ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, इसलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको ध्यान से पढ़ें और जो भी
पीछे का पूछा गया सवाल है उस पर नज़र-ए-सानी करें, उसको दोबारा पढ़ें, उसका रिवाइज़ करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग दूसरी क्लास में, यानी इसके बाद जो क्लास आने वाली है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ कराने जा रहे हैं। इसलिए बीच में फिर आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपके दोस्त लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचे और वो भी इस तरीके से आसानी से सीटीएट में क्वालिफाइड कर सकें। तो हम लोग सवाल नंबर 15 में थे कि इब्तिदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। कहाँ पे? इब्तिदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। ए में है ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, बी में है ज़बान की दरसी किताब, सी में है बच्चे का अंदाज़े क़द्र और डी में है क़वाइद का इल्म। दोस्तों, दरसी किताब इब्तिदाई सतह पर तो नहीं होगा, बच्चे का अंदाज़े क़द्र इब्तिदाई सतह पर मुमकिन नहीं है, और जहाँ तक क़वाइद का इल्म की बात है तो जो छोटे बच्चे हैं वो क़वाइद का इल्म कैसे पढ़ेंगे। तो ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, और ये टैग वर्ड है मुनासिब माहौल, जहाँ पे माहौल आ जाए, खुशगवार आ जाए, तो ज़्यादातर आंसर वही होता है, इसलिए इसको जहन में रखिएगा। इसका सही आंसर है ए। सवाल नंबर 16 है, उस्ताद जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे इस हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है, यानी मददगार होती है। ऑप्शन ए है बोलने की महारत में इजाफा करने में, सुनने की महारत में इजाफा करने में, और सी में है तख्लीकी महारत में इजाफा करने में, डी में है लिखने की महारत में इजाफा करने में। सवाल थोड़ा लंबा है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। उस्ताद जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है कि आप लिफाफा बनाओ। बच्चे उस्ताद की इस हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। ये CT8 में पूछा गया क्वेश्चन है। सरकारी रिजल्ट के मुताबिक इसका सही आंसर है बी, सुनने की महारत में इजाफा करने में। लेकिन मेरे हिसाब से इसका सी आंसर भी सही है, तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। तख्लीकी महारत का मतलब जब बच्चा लिफाफा बनाएगा खुद से, तो वो अपनी तख्लीक में महारत पैदा करेगा। अब तो इसका सही आंसर सरकारी रिजल्ट के मुताबिक बी, लेकिन इसका सी भी सही आंसर है, बाकी आपको जो बेहतर लगे। सवाल नंबर 17, इनमें से कौन सा लफ्ज जमा नहीं है। ए में है उलमा, बी में है हुकमा, और सी में है रुआसा, और डी में है कलीमा। इनमें से कौन सा लफ्ज जमा नहीं है, यानी वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल। ए में है उलमा और बी में है हुकमा, और सी में है रुआसा और डी में है कलीमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कलीमा। सवाल नंबर 18, उर्दू ज़बान का ताल्लुक किस ख़ानदान से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है। ए में है सामी, बी ऑप्शन है हिंद आरियाई, सी ऑप्शन है दरावरी, और डी ऑप्शन है अरबी व फारसी। उर्दू ज़बान का ताल्लुक हिंद आरियाई ख़ानदान से है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 19, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखे। तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। ऑप्शन ए है उनके कारनामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके, बी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, सी पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर, बच्चों के कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके। दोस्तों, गलतियों को नज़रअंदाज करके ये तो नहीं हो पाएगा, बच्चों के कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक भी नहीं होगा। अब रह गया ए और
सी, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। जब आप ग्रेडिंग देंगे, किसी बच्चे को ग्रेड देंगे, तो दूसरे बच्चे का क्या होगा कि उससे मोरल नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रेडिंग नहीं देना है, कंपेयर नहीं करना है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सिर्फ ए बचता है, तो उनके कारनामों की तारीफ और उनके कामों के का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके सवाल 19 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। स्कूल की तालीमी पॉलिसी क्या है? एजुकेशन पॉलिसी जानते हैं ना, सरकारी एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी लागू हुआ है। इसका ए ऑप्शन है तालीम में ज़बान, बी में है मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, सी में है से लिसानी फार्मूला और डी में है कसीर लिसानी फार्मूला। इसका सही जवाब सोच समझ कर दीजिए। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। दोस्तों सवाल नंबर 20 का सही आंसर होगा सी, सहलिसानी फार्मूला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटीएट में, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और जो मैंने आपको ज़बान की तारीफ कराई, ज़बान की बुनियादी महारत बताई और जो मुश्किलात आती हैं ज़बान के सीखने और सिखाने में, पढ़ने और पढ़ाने में और लिखने में, वो सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे लाके आपके सामने पेश किया है। दोस्तों उम्मीद है कि सीटीएट का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।